हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और आज के लेक्चर में हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है, फिर हम उसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे एंड उसके मेजर डोमेन्स के बारे में बात करेंगे एंड देन लास्टली वी विल गोना डिस्कस द 12 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन डिटेल। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बेसिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई ह्यूमन बीइंग्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ. It focuses on physical, cognitive, social and emotional as well as behavioral changes from conception to old age. यानी बेसिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो ये समझने की कोशिश करता है कि जो इंसान है अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस में कैसे चेंज होता है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। इन शॉर्ट इस स्टडी का जो मेन गोल होता है वो कुछ यूँ होता है कि वो देखे कि एक इंसान जो है वो कैसे और क्यों डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होता है और ये चेंज फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली और सोशली हो सकता है। और ये नहीं है कि ये स्टडी सिर्फ बचपन तक लिमिटेड होगी बल्कि ये पूरी लाइफ स्पेन को कवर करती है, फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। अगर हम कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट की बात करें यानी कि इंसान की डेवलपमेंट को शेप करने वाले कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं और उनका असर इंसान के चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक रहता है। तो ऐसे 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर आ जाता है बायोलॉजिकल यानी हेरिडिटी फैक्टर्स। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जैसे जेनेटिक्स और डीएनए, जो हमारी हाइट, स्किन कलर, आई कलर और कुछ हमारी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो डिसाइड करती हैं। इनके अलावा ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, हार्मोनल बैलेंस, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ भी इसी कैटेगरी में आती है। सपोज़ अगर एक इंडिविजुअल है जिसके ब्रेन की ग्रोथ जो है वो हेल्दी है बचपन से, तो उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ होंगी और मेमोरी होगी वो बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द वन जिसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो हेल्दी तरीके से नहीं है या वो इनहेरिट हेल्दी नहीं हुई। सेकेंड फैक्टर आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से आती हैं, जैसे फैमिली और पेरेंटिंग स्टाइल कैसा था, कैसे इमोशनल सपोर्ट मिलता है ज़िंदगी में, स्कूल और एजुकेशन की क्वालिटी क्या थी, कल्चर और ट्रेडिशंस जिसमें हम ग्रो करते हैं और सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर बच्चा है जिसे सेफ़ और सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट मिला है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो जिसको सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिला, और वो अपनी स्किल्स को बेटर डेवलप कर सकता है क्योंकि उसका जो सराउंडिंग है उसको सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू ऐसा बच्चा जिसका जो सराउंडिंग है उसको सपोर्ट नहीं करता, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है या उसके जो स्किल्स हैं वो बेटर तरीके से डेवलप नहीं होंगे। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारी जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, इमोशंस हैंडल करने की जो एबिलिटी है, कोपिंग स्किल्स हैं और मोटिवेशन है, ये सब आ जाएगा। ये डिसाइड करती हैं कि हमारे जो स्ट्रेस है, हमारे जो चैलेंजेस हैं, हमारे जो फेल्यूर्स हैं उनको हम कैसे फेस करते हैं। ईदर हम उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या नहीं करते, हमारा कोपिंग कैसा है, हमारे जो डिफेंस मैकेनिज़्म हैं वो हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। सपोज़ अगर किसी बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाएं तो वो लाइफ के अप्स और डाउन्स को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर यानी जो हेरिडिटी है, आप जो नेचुरली आपको मिली है, इनहेरिट की है आपने, और नर्चर यानी इन्वायरमेंट, दोनों का मिक्स ही एक इंसान को कंप्लीट डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। अगर दोनों बैलेंस हों तो ग्रोथ हेल्दी और वेल राउंडेड होती है। अगर दोनों में कोई बैलेंस ना हो तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट यूजुअली इसे 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड करते हैं और हर डोमेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो पहली डोमेन जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट है। इस डोमेन में हमारी बॉडी की जो साइज़ है, शेप है या फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, इन सब में जो चेंजेस आते हैं वो इस डोमेन में आ जाएंगे। इसमें मोटर स्किल्स की जो डेवलपमेंट है वो भी आ जाएगी, बोथ ग्रोस मोटर स्किल्स हों या फाइन मोटर स्किल्स हों। इसके अलावा जो हेल्थ या न्यूट्रिशंस या ब्रेन डेवलपमेंट या फिज़िकल ग्रोथ में जो चेंजेस होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, यानी फ़िज़िकल डोमेन में आ
जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा सेकंड डोमेन आ जाती है हमारी यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन हमारे सोचने, समझने, सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसको कवर करती है। इसमें मेमोरी, अटेंशन, इमेजिनेशन और लैंग्वेज स्किल्स आते हैं। थर्ड डोमेन आ जाती है साइको सोशल यानी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। इस डोमेन का जो फोकस होता है वो इमोशंस पर, पर्सनैलिटी पर और सोशल रिलेशनशिप्स पर होता है। इसमें सेल्फ एस्टीम, एम्पथी, कम्युनिकेशन स्किल्स की जो डेवलपमेंट है वो सारी कवर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो 3 डोमेन्स को एक्सपेंड करके 5 डोमेन्स बना देते हैं, जिसमें वो लोग मोरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐड कर देते हैं। मोरल डेवलपमेंट यानी जो राइट और रॉन्ग की जो सेंस डेवलप करनी होती है या एथिक्स समझना होता है वो इस वाली डोमेन में कवर हो जाते हैं। एंड लास्ट डोमेन यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट में वोकैबुलरी, ग्रामर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स सारा कुछ कवर हो। अच्छा, ये हमने 3 डोमेन्स कवर किए हैं जिसमें हमने देखा कि फ़िज़िकल डोमेन में ये सब आ जाएगा कि एक इंसान की जो बॉडी की साइज़ है, शेप है, फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं, इवन उसकी जो हेल्थ या न्यूट्रिशन या फिर उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है या ओवर द टाइम उसमें जो चेंजेस आते हैं वो फ़िज़िकल डोमेन में फॉल करते हैं। और कॉग्निटिव जो डोमेन है वो कवर करेगी एक इंसान का जो थॉट प्रोसेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है, इवन मेमोरी, अटेंशन, इमेजिनेशन और लैंग्वेज स्किल्स भी। उसके बाद हमने सोशो इमोशनल जो डोमेन है उसको कवर किया, जिसमें हमने देखा कि एक इंसान की जो इमोशंस, पर्सनालिटी, सोशल रिलेशनशिप्स, इवन उसकी जो सेल्फ एस्टीम या एम्पथी, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सारी इस डोमेन में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेज ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, एक इंसान की जो डेवलपमेंट होती है वो एक ही पैटर्न से नहीं हो रही होती, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस और पैटर्न्स फॉलो कर रही होती है। साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बेसिक वेज आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारी ग्रोथ को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें 3 मेजर हैं। अच्छा, पहला आ जाता है सेफेलोकॉर्डल पैटर्न। ये डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है वो हेड से शुरू होता है और नीचे की तरफ मूव करता है। इसका मतलब है कि बच्चे पहले अपना हेड कंट्रोल करना सीखते हैं और फिर शोल्डर्स, फिर आर्म्स और आखिर में लेग्स। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे देखें कि सपोज़ करें कि जो एक न्यू बॉर्न होता है वो सबसे पहले अपना हेड कंट्रोल करना सीखता है, यानी अपना जो सर है वो उठाना सीखता है, फिर वो क्रॉल करना सीखता है एंड पे जाके वो वॉक करना सीखता है। सेकंड आ जाएगा प्रोक्सीमोडिस्टल पैटर्न। इस पैटर्न में डेवलपमेंट सेंटर ऑफ बॉडी से स्टार्ट होती है और अदर पार्ट्स की तरफ मूव करती है। जैसे हमने सेफेलोकॉर्डल पैटर्न में देखा कि जो पूरी डेवलपमेंट थी वो हेड से स्टार्ट हो रही थी और आपके लेग्स की तरफ जा रही थी, यानी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन प्रोक्सीमोडिस्टल पैटर्न में ये सारी डेवलपमेंट सेंटर ऑफ बॉडी से स्टार्ट होती है और अदर पार्ट्स की तरफ मूव करती है, यानी सबसे पहले टॉर्सो और आर्म्स डेवलप होती हैं, फिर हेड और फिंगर्स की फाइन स्किल्स आती हैं एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पहले अपने आर्म्स को मूव करना सीखता है और फिर अपने छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना सीख। थर्ड वे की बात करते हैं यानी मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो बेसिकली मोटर स्किल्स 2 तरह के होते हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं और एक फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे चलना, भागना, कूदना या बाल को किक करना, ये स्किल्स बॉडी के लार्ज मसल्स को इन्वॉल्व करती हैं और ओवरऑल मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती हैं। वेयरएस जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जैसे लिखना, बटन लगाना, ड्राइंग या पेंटिंग करना, ये स्किल्स हैंड्स और फिंगर्स के छोटे मसल्स को यूज़ करके होती हैं और इनमें डेलिकेशन या प्रिसाइशन डेवलप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो ये प्रिंसिपल्स हमें समझने में हेल्प करते हैं कि कैसे एक बच्चा ग्रो करता है और कौन से फैक्टर्स उसके लर्निंग और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस, यानी बच्चों की ग्रोथ बिल्कुल एकदम से नहीं हो जाती बल्कि ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे। मतलब 1 या 2 दिन में ऐसा नहीं होगा कि बच्चे की ग्रोथ या स्किल्स सडनली चेंज हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है जिसमें बच्चे छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्किल्स बढ़ाते जाते हैं। जैसे पहले बेबी मुस्कुराना सीखता है, फिर उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, फिर क्रॉल करने के बाद वो वॉक करना स्टार्ट करता है एंड ग्रेजुअली फिर रनिंग स्टार्ट करता है या फिर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स की तरफ वो लीड करता है। तो ये सब जो हो रहा होता है ये ग्रेजुअल स्टेप्स में हो रहा होता है, लगातार होते हैं, इसीलिए डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट अक्योर्स इन अ सीक्वेंस, यानी बच्चे स्किल्स एक सीक्वेंस में सीखते हैं, पहले आसान चीज़ें फिर मुश्किल चीज़ें। मतलब बच्चा हर स्किल्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डेवलप करता है जिसमें सिंपल एबिलिटीज़ पहले आती हैं और फिर ग्रेजुअली वो कॉम्प्लेक्स स्किल्स की तरफ जाता है। जैसे बच्चा सबसे पहले अपना सर
संभालना सीखता है, फिर बैठता है और फिर चलता है। अगर वो सीधा चलना शुरू कर देगा बिना पहले बैठे या बिना पहले अपना सर संभाले, तो वो डेवलपमेंट का जो एक सीक्वेंस है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एक सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चा एक सीक्वेंस में चलता है। इसी तरह थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल बट इंडिविजुअल। सब बच्चे डेवलपमेंट का एक जर्नल पैटर्न फॉलो करते हैं, मगर हर बच्चे का अपना एक टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा कब क्या सीखता है, लेकिन हर बच्चे की ग्रोथ थोड़ी डिफरेंट होती है। सपोज़ एक बच्चा थोड़ा जल्दी बोलना स्टार्ट कर देता है, दूसरा थोड़ा देर से बोलता है, तो दोनों नॉर्मल हैं, बस उनका एक अपना पेस है अलग से। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट इज़ होलिस्टिक, यानी फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब कनेक्टेड हैं और सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एरिया का डेवलपमेंट दूसरे एरिया को इफ़ेक्ट करता है और बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ इन सब चीज़ों के कम्बाइनेशंस होती है। सपोज़ जब बच्चा चलना सीखता है, यानी फ़िज़िकल चेंज आ रहा है, फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, जिससे वो दूसरों से मिलता जुलता है और उसके जो सोशल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह उसका दिमाग भी नए एक्सपीरियंसेस को सीखता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो आप समझें कि फ़िज़िकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट एक साथ हो रही होती है, कनेक्टेड होती है और एक पार्ट की डेवलपमेंट दूसरे पार्ट को इफ़ेक्ट कर रही होती है। फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट हैपन्स इन डिफरेंट डोमेन्स। बच्चे मोटर स्किल्स, लैंग्वेज, थिंकिंग, सोशल स्किल्स एक साथ डेवलप करते हैं, मगर हर डोमेन का जो स्पीड है वो अलग होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा अपने फ़िज़िकल मूवमेंट्स, बोलने की सलाहियत, सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है, लोगों के साथ मिलने जुलने के जो स्किल्स होते हैं, अलग अलग एरिया में सीखता है। सपोज़ करें कुछ साल का जो बच्चा होता है वो दौड़ सकता है, रनिंग कर सकता है, तो उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हुए हैं। छोटे अल्फाज बोल सकता है, यानी कि लैंग्वेज, और दूसरों के साथ खेल भी सकता है, यानी कि सोशल स्किल्स। तो ये सब एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, लेकिन हर एरिया अपनी स्पीड से ग्रो कर रहा होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक बच्चा जो चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही फास्ट बोले, या फिर अगर एक बच्चा बहुत फास्ट बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इतना तेज़ चलना भी सीख चुका है, लेकिन ये हर अपने डोमेन में हो रहे होंगे। 6 नंबर पे आ जाता है कि डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड नर्चर। जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर बच्चे की ग्रोथ को शेप करते हैं। यानी कि नेचर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि एक बच्चे में जो पहले से चीज़ें हैं, नेचुरली हैं, और नर्चर यानी कि जो उसकी सराउंडिंग है। तो जो चीज़ें नेचुरली होंगी वो जीन्स और उसका डीएनए, और जो नर्चर से आएंगी यानी इन्वायरमेंट और उसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें वो सीखता है या डेवलप करता है। तो जीन्स वो क्वालिटीज़ हैं जो पेरेंट्स से बच्चे को मिलती हैं, और इन्वायरमेंट वो चीज़ें हैं जो बच्चे के आसपास होती हैं, उसके सराउंडिंग में होती हैं, जैसे खाना या किस तरह की तरबियत मिल रही है, किस तरह का माहौल है, ये सारी चीज़ें, या एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है उसका, या फिर एजुकेशन उसको कैसी दी जा रही है। तो अगर पेरेंट्स लंबे हाइट के हैं नेचुरली, तो वो बच्चा नेचुरली लंबी हाइट की तरफ जाएगा, और बच्चे का अच्छा खाना, केयर मिलना, यानी जो नर्चर से चीज़ें आ रही हैं, तो वो उसको हेल्दी और लंबा होने में हेल्प करेंगी। लेकिन अगर इन्वायरमेंट सपोर्ट ना करे तो जेनेटिक्स पोटेंशियल प्योर नहीं होती। 7th नंबर पे आ जाएगा डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय चाइल्ड्स इन्वायरमेंट, यानी बच्चे को प्यार और सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका इन्वायरमेंट सेफ़ और लविंग और स्टिमुलेटिंग हो तो बच्चा अपने पोटेंशियल तक रीच करता है। लेकिन अगर उसके बच्चे को निगलेक्ट किया जाए, अब्यूज़ किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा ही बुरे हालात का सामना हो, तो उसकी डेवलपमेंट स्लो और नेगेटिव हो सकती है। इसमें आप एग्जांपल ले लें कि अगर एक बच्चा है जो खुद ही नेचुरली आर्टिस्टिक है और उसमें ये एबिलिटीज़ हैं पहले से, ऊपर से उसको जो इन्वायरमेंट मिला वो ऐसा मिला कि जो आर्ट को अप्रिशिएट करने वाला इन्वायरमेंट था, या जहाँ पे वो अपने जो आर्ट के स्किल्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकता था और एक्सपोजर ले सकता था, तो उसके जो स्किल्स होंगे वो और पॉलिश होंगे। लेकिन बरक्स उस बच्चे के जिसका आर्ट तो है अंदर में, लेकिन उसको ऐसा माहौल नहीं मिला। इन शॉर्ट, अच्छी जो इंसान के अपनी नेचुरल और नर्चर है वो दोनों मिलके बच्चे के लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल स्किल्स बेहतरीन तरीके से डेवलप। 8 नंबर पे आ जाता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चे पहले सिंपल स्किल्स सीखते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो बेसिक चीज़ें सीखने और करने से शुरू करते हैं
और फिर एडवांस्ड स्किल्स की तरफ जाते हैं, एडवांस्ड टास्क को करते हैं। सपोज़ पहले बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे लिखना शुरू कर देता है, एक अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करता है, 2, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग की। 9th नंबर पे आ जाता है कि डेवलपमेंट इज़ इफेक्टेड बाय मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल चेंजेस जैसे ब्रेन ग्रोथ, नर्व डेवलपमेंट और हार्मोन्स बच्चे की डेवलपमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है जो टाइम के साथ होता है, ठीक है। सपोज़ जब बच्चे प्यूबर्टी में एंटर होते हैं तो उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स, फिजिकल चेंजेस या इमोशनल अप्स और डाउन्स देखने को मिलते हैं, या ऐसे चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं। इसके बाद 10th नंबर पे आ जाता है डेवलपमेंट इज़ एक्टिव। बच्चे अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं और अपनी लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ एक जो टोडलर है अपने ब्लॉक्स के साथ खेल खेल के सीखता है और डिफरेंट साइज़ और शेप को समझना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद 11th नंबर पे आ जाता है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज़ कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड, यानी कल्चर बच्चे के बिहेवियर्स, वैल्यूज़, सोचने के तरीके को शेप करता है। हर कल्चर बच्चे को अपने कस्टम, बिलीव्स, सोशल नॉर्म्स सिखाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है। सपोज़ कुछ कल्चर्स में बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं, जैसे अपने कपड़े खुद धोना, अपना खाना खुद पकाना और ये सारी चीज़ें जो एसेंशियल हैं एक इंडिपेंडेंट बच्चे को होने के लिए, ये सारी खुद करते हैं और वो बहुत जल्दी अर्ली एजेस में करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे कल्चर्स में फैमिली के साथ मिल के रहना, रिस्पेक्ट दिखाना, एल्डर्स की केयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो ये कल्चर है जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो रही होती है। 12th नंबर पे आ जाता है डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय अर्ली एक्सपीरियंसेस। बच्चे के अर्ली एक्सपीरियंसेस उनके पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लव, केयर, सपोर्ट बच्चे को बचपन से मिलती है वो उसकी इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। सपोज़ अगर बच्चे को बचपन में केयर गिवर्स से बहुत ज़्यादा लव, केयर, सपोर्ट मिलती है तो वो इमोशनली स्टेबल, कॉन्फिडेंट बनता है। जबकि जो बच्चा नेग्लेक्ट होता है या जिसको ट्रॉमा या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की। अब यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट का पहला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा कि डेवलपमेंट होती क्या है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसकी डोमेन्स कितनी होती हैं, उसके वेज़ क्या होते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया कि उसके जो 12 प्रिंसिपल्स हैं उनका इसमें क्या रोल है और वो क्या क्या होते हैं।